हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस सेशन में हम लोग इडियम्स को कंटिन्यू करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इनमें जो भी इडियम्स हैं वो एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। ये टू मच रिपीटेड इडियम्स हैं और आगे आने की भी इनकी पूरी तरह गुंजाइश बनती है। बच्चों, ये इडियम्स आप स्वयं से बनाएं, वीडियो में बताए गए आंसर से अपने आंसर को मैच करें और अपने तैयारी का आप आकलन कर लें। मेरा मानना है कि इस वीडियो सेशन में जो भी इडियम्स हैं, अगर आप उनमें से 15 अगर आप या 15 से अगर ऊपर अगर आप करते हैं तो आप अच्छे हैं, तैयारी अच्छी है। और यदि 15 से बिलो अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको एफर्ट को डबल करना होगा, एफर्ट को बढ़ाना होगा। चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले इडियम से। टेक इट फॉर ग्रांटेड, बहुत ही पॉपुलर ये इडियम्स है। टेक इट फॉर ग्रांटेड का क्या मतलब होता है? चार ऑप्शन इसके लिए आपके सामने है। टू कंसीडर, टू एडमिट, टू एक्सेप्ट रेडली और टू केयर फॉर। अगर आप किसी चीज को टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं तो आप क्या करते हैं? बच्चों, वीडियो थोड़ा तेजी से आगे की ओर जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके बनाएं, समय लेकर बनाएं, सोच समझ कर बनाएं, पेन पेपर लेकर के बैठे। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। 1 का राइट आंसर सी होना चाहिए। टिकट फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज को टिकट फॉर ग्रांटेड करते हैं तो आप उसको सच मान के चलते हैं। मतलब इसको सरल भाषा में कहें तो इसका अर्थ होता है सच मानकर चलना। किसी चीज को आप सच मान लेते हैं, सच मान लेना, ठीक है ना। किसी चीज को सच मान के चलते हैं तो आप उसको टिकट फॉर ग्रांटेड करते हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट इडियम्स है वो क्या है? टू मीन्स मैटर। चलिए, अब मीन्स मैटर के लिए चार ऑप्शन आपके सामने है। टू कंफ्यूज इशू, टू से समथिंग माइल्ड, टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, टू बी वेरी मॉडेस्ट। बच्चों, ये जो टू मीन्स मैटर है इसका जो यूज होता है वो निगेटिव के साथ होता है, ऐसे नहीं होता है। नॉट टू मीन्स मैटर, मतलब इसका जो पूरा इस तरह से हमारा होना चाहिए, नॉट टू मीन्स मैटर, ठीक है। चलिए, कभी कभी आपको इस रूप में भी मिलेगा। इसका जो यूज होता है वो इस रूप में होता है। तो अगर मीन्स मैटर करते हैं यानी कि आप विनम्रता पूर्वक आप बोलते हैं कोई चीज को, विनम्र होते हैं। मीन्स मैटर का मतलब होता है विनम्र होना, लेकिन इसका यूज विनम्र नहीं होने वाले अर्थ में होगा, मतलब निगेटिव के साथ होगा, ठीक है। देखो यार, अगर सपोज कीजिए कि आप पूछते हैं कि मेरा बाल कैसा है, मतलब हमको विनम्र नहीं होना है, सच सच बात बता देना है। हम कैसे लिखेंगे इसको, है ना। नॉट, आपने पूछा कि मेरा बाल हेयर कैसा है, ठीक है ना। हमको कहना है सच सच कहे, मतलब विनम्र नहीं होना है, थोड़ा सा बात में थोड़ा सा कड़वापन लाना है। तो कैसे लिखेंगे? नॉट टू मीन्स मैटर्स, नॉट टू मीन्स मैटर, ठीक है ना। योर हेयर इज, है ना, ए डिजास्टर। योर हेयर इज अ डिजास्टर। चलिए, मतलब साफ साफ कह दे कि आपका हेयर महाबकवास है, महाबकवास है। तो इसका जो यूज होता है ना वो नॉट के साथ होता है, लेकिन इडियम दिया है टू मीन्स मैटर, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि विनम्र होना, माइल्ड होना, ठीक है। लेकिन इसका जो यूज होता है नॉट टू मीन्स मैटर, इसका मतलब क्या होता है? विनम्र नहीं होना, पोलाइट नहीं होना, विनम्र नहीं होना, मतलब बात को थोड़ा सा कड़वापन में बोलना, थोड़ा सा उदारता पूर्वक बोलना, थोड़ा सा रफ वे में बोलना। तो बच्चों, 2 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। आते हैं नंबर 3 की ओर। करके स्टॉर्म इन अ टी कप, एक चाय का कप है उसमें तूफान आ गया है, इसका मतलब क्या है? चलिए, इसका मतलब है, अब चार ऑप्शन आपके सामने है। इंपॉर्टेंट मैटर डिल्ट विथ इज, कंफ्यूजन एंड कायोस, कॉमोशन ओवर ट्रिवियल मैटर और सीरियस डेलिब्रेशन। स्टॉर्म इन अ टी कप बहुत ही फेमस इडियम है और बहुत बार पूछा गया इडियम है, ठीक है ना। मतलब स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होता है ना? बेवजह हंगामा करना, कोई चीज मामूली सी बात का बतंगड़ बना देना, ठीक है ना। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है एक मामूली सी बात पर तूफान खड़ा कर देना। तो बस वही चीज है, कॉमोशन ओवर ट्रिवियल मैटर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 3 का आंसर सी होगा। यदि इसका एक और कोई बढ़िया अगर सिनोनिम्स की अगर हम चर्चा करें, बेवजह हंगामा करना, कील का ताड़ बनाना, तो इसके लिए एक और बढ़िया सिनोनिम्स आप कह सकते हैं इडियम्स के तौर पर ही, है ना। मच आडू, है ना, मच आडू अबाउट नथिंग,
मच आडू अबाउट नथिंग, मतलब मच आडू अबाउट नथिंग भी एक इडियम है और इसका भी मतलब होता है बेवजह हंगामा खड़ा करना, है ना, तिल का ताड़ बना देना, मतलब इन दोनों का सेम अर्थ है, ये एक दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ठीक है, चलिए तो हमारा 3 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हैं नंबर 4 में, सिट द बैट। सिट द बैट का क्या अर्थ है, चलिए अब इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ले द ट्रैप, जाल बिछाना, अनाउंस द रिवार्ड, किसी पुरस्कार का घोषणा करना, सेट द रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड बनाना, और पुट द बेट, या कहने का मतलब है कि मतलब एक तरह का शर्त लगाना, बेट लगाना। बच्चों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो 4 का आंसर ए होना चाहिए। देखिए बैट क्या होता है, प्लीज बैट को पहले समझे। मछली के पकड़ने के लिए बंसी में आगे कुछ जोड़ा जाता है, उसमें चारा डाला जाता है, ठीक है ना, मछली उसको खाते समय फंस जाती है। तो बैट का सिंपल अर्थ समझे चारा, चारा का मतलब किसी को फंसाने का जो उपाय होता है ना उसको चारा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ले द ट्रैप, इसका जो है ना जाल बिछाना, वही चारा, चारा डाल देना मतलब जाल बिछाना। इसका मतलब है कि 4 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कर क्या, कट वंस टीथ ऑन, है ना, कट वंस टीथ ऑन मतलब अपना दांत आप किसी के ऊपर काटते हैं, इसका मतलब क्या है भाई, गेन एक्सपीरियंस, अनुभव प्राप्त करना, टू ट्राई समथिंग न्यू, कोई नया चीज को ट्राई करना, टू शार्पन वंस विट, अपने बुद्धि को तेज करना, शार्पन मतलब तेज करना, और टू अर्न डिसेंट सैलरी, और अच्छा खासा पैसा कमा लेना। ठीक है, कट वंस टीथ ऑन के लिए जो सही सिनोनिम्स होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। अगर आप किसी चीज पर दांत काटते हैं, इसका मतलब है कि आप अनुभव गेन करते हैं, आप अनुभव प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब है सरल भाषा में कहें तो अनुभव प्राप्त करना। इसका जो राइट अर्थ होना चाहिए अनुभव प्राप्त करना। 5 का राइट आंसर जो होगा वो ई होगा। आते हैं 6 में, पुल स्ट्रिंग्स। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। प्ले म्यूजिक, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, यूज द इंस्ट्रूमेंट, प्ले ए सॉन्ग। बच्चों अगर आप पुल स्ट्रिंग करते हैं तो आप अपना प्रभाव दिखाते हैं, आप अपना असर दिखाते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है ना। पुल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, अपना प्रभाव, प्रभाव दिखाना, सरल भाषा में कहें तो प्रभाव दिखाना। अगर आप किसी के ऊपर अगर पुल स्ट्रिंग करते हैं इसका मतलब है कि आप अपना प्रभाव दिखाते हैं उसके ऊपर। 6 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आते हैं नंबर 7 में, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का राइट अर्थ क्या है, ठीक है ना, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। डिस्पाइस, टू बी इंडिफरेंट टू, डिस्पाइस का मतलब होता है आप इसको तिरस्कार, तिरस्कार करना, तिरस्कार की नजर से देखना, ठीक है ना। चलिए टू बी इंडिफरेंट टू का अर्थ होता है उदासीन होना। हेस्ट इंटेंसली, इसका मतलब है कि घोर नफरत करना। और सिंपैथाइजेस विद, या सहानुभूति प्रकट करना। लुक डाउन अपॉन के लिए राइट जो साइन होगा वो होगा डिस्पाइस, वो होगा डिस्पाइस। अगर आप किसी को लुक डाउन अपॉन करते हैं तो आप उसको तिरस्कार की नजर से देखते हैं, ठीक है ना, आप उसको कंटेम्प्ट की नजर से देखते हैं, तिरस्कार पूर्वक देखना, इसको कहते हैं लुक डाउन अपॉन। अगर आप किसी को अगर लुक डाउन अपॉन करते हैं, जैसे कि एक इस पर एग्जांपल देखा जा सकता है, अनमैरिड, अनमैरिड मदर, है ना, अनमैरिड मदर, है ना, इज, है ना, अनमैरिड मदर इज, अनमैरिड मदर इज लुक्ड डाउन अपॉन, लुक्ड डाउन अपॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वैसी मदर जो कि अनमैरिड है, अविवाहित माँ, ठीक है ना, इज लुक डाउन अपॉन हमारे समाज में, ठीक है ना, उसको आप हीन दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। यदि कोई अगर महिला अगर मैरिज किए बिना अगर वो मदर बन गई तो वो उसको लुक डाउन अपॉन से देखा जाता है। अनमैरिड मदर इज लुक डाउन अपॉन इन आवर सोसाइटी। तो हमारा 7 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते नंबर 8 की तरफ, वो द होल हॉग। वो द होल हॉग का क्या अर्थ है, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। टू डू समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज को पूरी तरह से करना। टू गो इन द फॉग, कुहासा के अंदर जाना। टू लिव समवेयर, कहीं और जाके रह लेना। टू डू समथिंग प्रोफेशनली, या किसी चीज को पेशेवर अंदाज से करना, पेशेवर रूप से करना। बच्चों अगर आप किसी चीज को होल हॉग करते हैं, वो द होल हॉग करते हैं, तो आप उसको पूरी तरह से करते हैं, आप उसको मतलब कंप्लीट वे में करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा 8 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आपका क्या आंसर बन रहा है, आप उसको आप इस वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार मैच कर ले।
अगर आप आंसर से सहमत नहीं हैं तो फिर आप इसके लिए कमेंट बॉक्स का सहारा लें, आप अपनी बात कहें, आपकी बात को है ना एड्रेस किया जाएगा, देखा जाएगा। आते हैं नंबर 9 में, कह रहे क्या, ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। कोई स्क्वायर पेग है, राउंड होल में चला गया है, इसका क्या मतलब है? मिसफिट इन ए सिचुएशन, इन ए फाइनेंशियल क्राइसिस, अनहैप्पी एंड रिग्रेटफुल, और इन ए फेवरेबल सिचुएशन। यदि कोई व्यक्ति, यदि ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी सिचुएशन के लिए, किसी स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, चलिए, कि आर्थिक संकट में है, कि वो उदास है और पछताया हुआ है, या वो कोई अच्छे सिचुएशन में है। बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ए स्क्वायर पेग इन अराउंड होल का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति का अनुपयुक्त जगह पर होना, जिस जगह के लिए वो फिट नहीं बैठता है। जैसे कि अभी अगर हम कहते हैं, अभी हमारे भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ए स्क्वायर पेग इन अराउंड होल है, वो उस जगह पर है जहां पर अब वो सही नहीं बैठते हैं, कभी बैठते होंगे। अब मान के चलिए कि अगर हम बात करें अपने कप्तान रोहित शर्मा की, इन दिनों वो पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है, तो उस जगह पर, जो जगह उसका है, उस जगह पर वो फिट नहीं बैठता है। ठीक है ना? तो फिलहाल, हाल फिलहाल में उसकी स्थिति क्या है? रोहित शर्मा की क्या स्थिति है? ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। ठीक है, यानी कि हमारा 9 का राइट आंसर जो होगा वो ई होगा। आते नंबर 10 में, करेंगे टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, मतलब आप किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, पक्ष लेने से बचते हैं। टू इंसल्ट स्पीकर, किसी वक्ता को आप इंसल्ट कर देते हैं। टू रिलैक्स व्हाइल अदर स्पीक, या आप उस समय आराम करते हैं जब कोई दूसरा बोलता है। और टू एग्री विथ एवरीवन, या आप हर व्यक्ति से सहमत होते हैं। टू सिट ऑन द फेंस का क्या मतलब है? बच्चों इसका मतलब होता है कि अगर आप टू सिट ऑन द फेंस हैं, यानी कि आप किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, आप न्यूट्रल हैं, आप किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, है ना? आप एक फेंस के ऊपर बैठ गए हैं, फेंस 4 दीवारी है, वो दोनों साइड का ना, वो दोनों साइड का 4 दीवारी है, आप उस पर बैठ गए हैं, यानी कि आप किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। तो इसको अगर सरल तरीके से कहें तो इसका अर्थ होता है तटस्थ होना। तटस्थ होना का मतलब होता है कि किसी का पक्ष नहीं लेना। ठीक है ना, तटस्थ होना। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? 10 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं नंबर हम लोग 11 में, टू होल्ड वाटर। अब देखिए, ये तो होल्ड वाटर पूछा गया है, लेकिन जो यूज होता है वो इस तरह से नहीं होता है, वो इस तरह से होता है कांट होल्ड वाटर। कांट होल्ड वाटर, ये मतलब निगेटिव के साथ आता है। भले ये दे दिया गया है, लेकिन इसका अगर यूज अगर हम सेंटेंस में करते हैं तो हम कांट होल्ड वाटर, डजंट होल्ड वाटर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, डजंट होल्ड वाटर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो फ्रेज, ये जो इडियम है, इसका जो यूज होता है ना, वो निगेटिव सेंटेंस में होता है। चलिए, अगर कोई चीज अगर होल्ड वाटर करता है तो वो क्या करता है? डिजर्व एप्रिसिएशन, प्रशंसा का पात्र है। फुलफिल द रिक्वायरमेंट, जरूरत को पूरा करता है। कैन बी बिलीव्ड, विश्वास किया जा सकता है। कैन बी वैल्यूड, या उसका मूल्य, मतलब उसका मूल्य आका जा सकता है। चलिए बच्चों, अगर आप होल्ड वाटर करते हैं, तो अगर डजंट होल्ड वाटर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना? विश्वास नहीं करना, अभी तो विश्वास करना होगा जिस पर विश्वास किया जा सके। लेकिन अगर कांट लगा देंगे या डजंट लगा देंगे तो वो निगेटिव में चला जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज अगर विश्वास नहीं करने लायक है तो इसका मतलब है कि वो होल्ड वाटर नहीं करता है। जैसे अगर मैं कहूं, है ना, कि तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारे तर्क पर, है ना, विश्वास नहीं किया जा सकता है, विश्वास नहीं किया जा सकता है, जा सकता है। चलिए, इसको अगर हमें बनाना है कैसे लिखेंगे? योर आर्गुमेंट्स, योर आर्गुमेंट्स। ठीक है ना? चलिए, डोंट, इसको डू डस से बना रहे हैं, डोंट होल्ड वाटर, डोंट होल्ड वाटर। यानी कि हमारा 11 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आती 12 में, जंप द गन। अगर आप जंप द गन करते हैं तो आप क्या करते हैं, है ना? टू प्ले सेफ, बहुत सुरक्षा वे में खेलते हैं। टू यूज इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। टू बी ओवर हैस्टी, बहुत जल्दीबाजी करते हैं। और कॉल फॉर ए पर्सनल मीटिंग, या कोई आप व्यक्तिगत मीटिंग बुलाते हैं। अगर आप जंप द गन करते हैं बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि आप उसको समय से पहले शुरू कर देते हैं। मतलब गन को जब आप चलाते हैं, कब? जब कोई चीज शुरू होना होता है। ठीक है, लेकिन आपने गन को भी जंप कर दिया, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज समय से पहले आपने शुरू कर दिया।
तो इसका जो सही सिनोनिम्स होगा टू बी ओवर हैस्टी, जरूरत से ज्यादा पहले कोई चीज को कर देना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करना। जंप द गन का मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो जल्दीबाजी करना, जल्दीबाजी करना या समय के पहले शुरू करना, समय के पहले शुरू करना। चलिए हमारा क्या आंसर होगा, 12 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते 13 में, आउट ऑफ द वुड्स। अगर कोई व्यक्ति अगर आउट ऑफ द वुड्स है तो इसका मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम डेंजर, मतलब कि खतरा से बाहर है। आउट फ्रॉम द कैंप, कैंप से बाहर निकल गया है। आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से बाहर निकल गया है। आउट फ्रॉम डेट, और कर्ज से बाहर निकल गया है। यदि कोई व्यक्ति अगर आउट ऑफ वुड्स है, इसका मतलब है कि वो खतरा से बाहर जा चुका है, वो खतरा से मुक्त है। इसका राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। इसको सरल भाषा में कहें तो खतरे से बाहर, इसको अगर सरल भाषा में कहें तो खतरे से बाहर। तो 13 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। आते नंबर 14 में, एक क्वियर फिश। यदि कोई व्यक्ति यदि क्वियर फिश है तो वो क्या है, ठीक है ना, एन इंटरेस्टिंग पर्सन, एक बहुत रोचक व्यक्ति है। एन एक्सेंट्रिक पर्सन, बहुत ही विचित्र व्यक्ति है। ए सेल्फिश पर्सन, बहुत स्वार्थी व्यक्ति है। और ए विकेड पर्सन, या एक दुष्ट व्यक्ति है। यदि कोई अगर क्वियर फिश है, यदि कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया कि ही इज ए क्वियर फिश, इसका मतलब है कि वो विचित्र व्यक्ति है, वो असामान्य व्यक्ति है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। आप इसको आप सिंपल भाषा में कहेंगे विचित्र अथवा असामान्य व्यक्ति। असामान्य, जैसे कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है रात में 2 बजे उठ के स्नान करता है। अब ये तो कोई काम कोई विचित्र व्यक्ति ही कर सकता है, कोई असामान्य व्यक्ति ही कर सकता है। नॉर्मल व्यक्ति तो 2 बजे रात को उठ के स्नान नहीं करेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा क्वियर फिश। यदि कोई व्यक्ति 2 बजे रात के उठ के स्नान करता है, गर्मी में ना कोट पहनता है, जाड़े में एक सिंगल शर्ट पहनता है, ये सारे क्वियर फिश के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसका विचित्र अथवा असामान्य व्यक्ति। 14 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। आते हैं नंबर 15 में, ईट वंस हार्ट आउट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रीव टू मच, enjoy a good deal, one is better than other, है ना, eat only nutritious food। eat once heart out का मतलब क्या होता है, अंदर अंदर कूड़ना किसी चीज के लिए। कूड़ना का मतलब उसके लिए दुख जताना, दुख मनाना कि वो चीज मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम सिंपल सा लिखते, एक आदमी है ना, वो कार उसके पास सोच रहा है कि मेरे पास कार होता, अंदर अंदर कूड़ रहा है। कैसे लिखेंगे, ही इट्स his heart out for a car, ठीक है। तो इसका मतलब होगा ग्रीव टू मच। इसका जो सही सिनोनिम्स होगा ग्रीव टू मच, इसका मतलब क्या था, कूढ़ना, है ना, किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए। कूढ़ना नहीं समझ में आता है तो आप इसको आप ऐसा समझिए, दुख मनाना। चलिए हमारा 15 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते हैं 16 में, ए मैन ऑफ स्ट्रा। ए मैन ऑफ स्ट्रा का क्या मतलब है, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी करे, ए वेरी एक्टिव पर्सन, ऑप्शन बी। ए वर्दी फेलो, ऑप्शन सी। एन अनरीजनेबल पर्सन, ऑप्शन डी। ए मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब क्या होता है, तुच्छ व्यक्ति, महत्वहीन व्यक्ति, जिसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। तुच्छ, इसको आप ऐसा समझिए, तुच्छ, मामूली, है ना, या महत्वहीन व्यक्ति को कहते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रा, ठीक है ना। तुच्छ, मामूली या महत्वहीन यहां पर जोड़ा जा सकता है। महत्वहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है ना, ए मैन ऑफ स्ट्रा, ठीक है ना। तो इसका क्या सही सिनोनिम्स होगा, ठीक है ना, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन व्यक्ति है ये। 16 का राइट आंसर हमारा ए होगा। 17 की ओर मूव करते हैं, गिव द गेम अवे, ठीक है ना। गिव द गेम अवे का क्या अर्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इडियम है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए, लूज द गेम, गेम हार जाना। गिव आउट द सीक्रेट, कोई भेद खोल देना। प्ले बैडली, बहुत खराब खेलना। विथ ड्रॉप फ्रॉम द गेम, या गेम से हट जाना। गिव द गेम अवे का मतलब होता है कि गलती से कोई राज की बात कह देना, कोई भेद खोल देना। यदि आप गिव द गेम अवे करते हैं, यानी कि आप गलती से बाय मिस्टेक आप कोई बात कह देते हैं, भेद खोल देते हैं। तो इसका मतलब अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो गलती से भेद खोलना, ठीक है ना, गिव द गेम अवे। यानी कि इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 18 में, कैट इज इन द क्रेडल। कैट जो ना क्रेडल में है, बिल्ली जो क्रेडल में है।
ठीक है ना। एक सिचुएशन होता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। जटिल परिस्थिति को कहते कैट इज इन द क्रेडल, ठीक है ना। और जटिल परिस्थिति आप ऐसा समझिए, जटिल संबंध को कहते हैं, ठीक है ना, कि कैट इज इन द क्रेडल, यानी कि हमारे 18 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते नंबर 19 में, गो डाउन इन द फ्लेम्स। यदि कोई चीज गो डाउन इन द फ्लेम्स होता है, फ्लेम्स का मतलब होता है आग का लपट, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या दिया है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से बर्बाद कर देना, टू फेल स्पेक्टेकुलरली, है ना, मतलब कि आश्चर्यजनक तरीके से फेल हो जाना, टू बर्न डाउन, जला डालना, और टू क्रैश एंड बर्न, या टकरा करके बर्न हो जाना। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 19 का राइट आंसर बी होना चाहिए। यदि कोई चीज गो डाउन इन द फ्लेम्स होता है, कोई कंपनी या कोई चीज अगर गो डाउन इन द फ्लेम्स होता है तो वो आश्चर्यजनक तरीके से वो फेल हो जाता है, ठीक। हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने क्या कर दिया, अडानी के कई जो स्टॉक एक्सचेंज में जो उनका शेयर लिस्टेड था उसको एकदम बुरी तरह से गिरा दिया। तो ये हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट था ये अडानी के कई कंपनी को क्या कर दिया, गो डाउन इन द फ्लेम्स कर दिया, उनको बुरी तरह से विफल होना पड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर बी होना चाहिए, है ना, बुरी तरह से ना विफल होना। चलिए नंबर हमारा 19 का राइट आंसर बी होगा। आते हैं नंबर 20 में, आउट ऑफ स्पिरिट्स। इसका क्या अर्थ है, बहुत अच्छा इडियम है। ग्लूमी ऑप्शन दिया गया है, चीयरफुल, हॉट और ऑब्सोलीट। यदि कोई व्यक्ति अगर आउट ऑफ स्पिरिट्स है तो वो क्या है, उदास है, प्रसन्न है, या हॉट मतलब उसको चोट लगा हुआ है, या ऑब्सोलीट है, अप्रचलित है। तो कोई चीज यदि कोई व्यक्ति आउट ऑफ स्पिरिट्स है यानी कि वो दुखी है ना, स्पिरिट्स जोश को कहते हैं स्पिरिट्स, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब क्या है कि जोश वगैरह सब खत्म है, वो दुखी है, डिसअपॉइंटेड है। तो क्या कहते हैं आउट ऑफ स्पिरिट्स का सिंपल अगर हिंदी कहें तो दुखी, निराश। चलिए आते 21 में, फील द पिंच। बहुत अच्छा ये इडियम है, बहुत अच्छा ये इडियम है, फील द पिंच। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। फील पेन, सॉरी गिव पेन, दर्द देना, रेस क्वालिटी, किसी चीज का गुणवत्ता बढ़ाना, है ना, रेस क्वालिटी गुणवत्ता बढ़ाना, एक्सपीरियंस हार्डशिप, कठिनाई महसूस करना, और डिमांड समथिंग, या कोई चीज की मांग करना। अगर आप किसी चीज के लिए फील द पिंच करते हैं इसका मतलब है कि आप बड़ी कष्ट महसूस करते हैं, खासतौर पर पैसा वगैरह के सेंस में ज्यादातर आता है। अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं, अब लग रहा है कि अब कठिनाई में अब आप घिर गए हैं, तब आप फील द पिंच करते हैं। इसका मतलब होता है कि कठिनाई महसूस करना, ठीक है ना। फील द पिंच का अगर शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो कठिनाई महसूस करना, लेकिन आर्थिक मामलों में, ठीक है ना, कठिनाई महसूस करना। यानी कि हमारा 21 का राइट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जंप द बैंड वैगन। जंप द बैंड वैगन का क्या अर्थ है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। जंप द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है कि जो चीज चल रहा है, सफल है, आप उसमें शामिल हो जाते हैं, आप उसको सपोर्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में टोटल 22 सवाल है जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी इडियम्स है। आपका स्कोर कहां तक आप पहुंचे हैं आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हमें समझ में आए कि आप अभी क्या कर क्या रहे हैं। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।